चलिए चैप्टर नंबर 4 निकाल लीजिए। पीछे के अनसॉल्व क्वेश्चन, जो किताब नहीं लाए हैं वो मुंह इधर उधर कर रहे हैं एकदम नीचे, कैसा नहीं देख लें। और ये केवल लापरवाही मानी जाएगी और कुछ भी नहीं है। और चलिए चैप्टर नंबर 4 खोल लें, मूविंग चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट वाला। पीछे के जो अनसॉल्व सवाल हैं वो मिल गया क्या? जल्दी आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 1, a circular coil consisting of 100 tons, 100 tons दे रखा है, मतलब क्या दे रखा है? n दे रखा है 100, each of radius 8 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में काम नहीं करते, मीटर में कर लिया। कैरीज अ करंट ऑफ 0.4, आई दे रखा है कितना? 0.4। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर का फॉर्मूला कॉइल के, बी सेंटर बराबर एन म्यू नॉट आई बाय 2। पता चैप्टर नंबर 4 है, पीछे के अनसॉल्व क्वेश्चन। कई पन्ने पलट रहे हैं अभी तक, कौन सा तो चलो हो गया। बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। चैप्टर नंबर 4 है, पीछे के अनसॉल्व सवाल। बताइए पहला हो गया क्या? अब पहले से क्या याद हुआ? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एन म्यू नॉट आई बाय 2r। आज घर पे पूरे पूरे सॉल्व करने हैं। अभी सॉल्व एग्जांपल भी टिक लगाऊंगा, वो भी करके लाने हैं। कुछ नहीं छोड़ना है, 1% भी लापरवाही नहीं करनी है। इस बार बढ़िया रैंक के साथ निकलना है, केवल यही टारगेट है। तो जितना अपन इनपुट दे सकते हैं दो, लापरवाही मत करो। किसी भी तरह का आलस लापरवाही नहीं चाहिए, वो अपन कोई आगे जाके पेन देगा, इसलिए अभी पढ़ ले। बोलो पहला हो गया क्या? दूसरा हो, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब लॉन्ग में ही मजा है, लॉन्ग का मतलब क्या है? इनफाइनाइट वायर। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ 20 सेंटीमीटर। तो जैसे ही लॉन्ग वायर आ जाए तो आपको लॉन्ग वायर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। अब बताइए सब दे रखा है, करंट दे रखी है कितनी? 35 एम्पियर। दूरी दे रखी है कितनी? 20 सेंटीमीटर। काम सेंटीमीटर में नहीं करना, मीटर में करना। तो आई पता चल गया, ए पता चल गया, क्या निकल के आ जाएगा? बी। बी निकल के आ जाएगा। बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। पूरी पूरी कैलकुलेशन करके आंसर मैच करना है, 1 घंटा देना है, तो अपनी एनसीईआरटी पूरी तैयार हो जाएगी। नहीं तो फिर क्या रहेगा, आपने एनसीईआरटी नहीं करी तो 4 दोस्त, अरे यार एनसीईआरटी नहीं करनी, हाँ ठीक है यार हो जाती है। जितना आप डिस्कशन में लगाओगे उतनी देर में तो पूरी सॉल्व ही हो जाएगी, है ना? इसलिए कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, पूरा ही करना है। चलिए सेकंड हो गया क्या? अब थर्ड थोड़ा अच्छा सवाल है, थर्ड और फोर्थ, इसको ध्यान से देखिए, इसमें डायरेक्शन का खेल है। थर्ड देखिए, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब आप देखना कैसे है, ये नॉर्थ से साउथ, ऐसा ना बना के अपन ऐसा बना लेते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। कहां से कहां जा रही है करंट बताइए? कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ से साउथ, मतलब नीचे। और करंट कितनी है? 50। आपसे पूछा है 2.5 मीटर कहां पर? ईस्ट पर, यहां।
तो वैल्यू तो आप आराम से निकाल लोगे। फॉर्मूला इन्फिनाइट वायर का है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। अब थोड़ा डायरेक्शन का पंगा है, तो उसको पहले समझो। पहली बात तो वायर ऐसा नहीं है, वायर हॉरिजेंटल प्लेन में, ये हॉरिजेंटल प्लेन। इमेजिनेशन समझो, चौराहे पे खड़े हो, आगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चौराया, ये हॉरिजेंटल प्लेन। ये आगे नॉर्थ है, पीछे साउथ। करंट कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ से साउथ, ऐसे। डायरेक्शन कहां पूछी है? ईस्ट पर। अब इमेजिन करिए क्या होगा, नॉर्थ से साउथ ऐसे, नॉर्थ से साउथ ऐसे। ये फील्ड लाइंस बताइए, यहां से कहां जाएंगी? नीचे। यहां से घूमकर यहां ऊपर, ऊपर। अब बच्चे बोलते हैं ऊपर तो नॉर्थ है। ऊपर नॉर्थ का है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये क्या है? वर्टिकली अप, ये वर्टिकली डाउन। डायरेक्शन नहीं समझेंगे नहीं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मैग्नीट्यूड दो ऑप्शन में एक जैसा होगा, डायरेक्शन समझिए। पहले यहां से देख लीजिए, चलो यहां से क्या होगा बताइए? फील्ड, करंट कहां जा रही है? नीचे। यहां बताइए, यहां क्रॉस, यहां डॉट। डॉट मतलब कहां? बाहर। डॉट मतलब कहां? बाहर। ये तो इससे हो गया। अब आप कहोगे सर प्रश्न में तो हॉरिजेंटल प्लेन है, इसको सर एक बार फील करा दो। तो हॉरिजेंटल प्लेन का मतलब है ये हॉरिजेंटल प्लेन, ये चौराहा बीच में, आगे नॉर्थ पीछे साउथ ईस्ट वेस्ट। ये वायर, ये रहा वायर इज इन हॉरिजेंटल प्लेन। ये वायर हॉरिजेंटल प्लेन में। करंट कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ से साउथ। करंट ऐसे जा रही है, ये देखिए, यहां से लाइन अंदर, यहां से निकल के बाहर। बिंदु कहां है? बिंदु इधर है, ईस्ट में। तो यहाँ पे फील्ड कहां जा रही है? ऊपर, वर्टिकली अप। क्या बात समझ में आई? प्लेन समझना जरूरी है, कौन सा प्लेन है। वो प्लेन समझेंगे तभी काम होगा। देखो, अब सेम यही क्वेश्चन उसने फिर से दिया है, देखो आप 4.4, 4.4 फिर से देखो, और डायरेक्शन की इमेजिनेशन करो, तब मजा है। फॉर्मूला तो आसान ही है, पर वो मैग्नीट्यूड दो ऑप्शन में देगा भाइयों, एक में नहीं देगा, दो में देगा। तो इसका उत्तर क्या देंगे बताइए? वर्टिकली अप। चलिए अगला, चौथा। आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। आगे स्क्रीन पे भी चल रहा है, एनसीईआरटी भी लाइए। एकदम काम ऐसा करिए कि आर पार। इतना डेडिकेशन के नहीं सर, बस अब एक ही सोच है, ईमानदारी से पढ़कर निकलना है सर। कोई और मन में कोई दूसरा थॉट नहीं है। डेडिकेशन देना पड़ेगा, दूसरी बातों से ऊपर उठना पड़ेगा, पढ़ाई की तरफ धीरे 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 अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा। अब चलो, अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन कैरीज अ करंट ऑफ 90 एम्पियर इन ईस्ट टू वेस्ट। तो ये है आपका ईस्ट, ये है आपका वेस्ट। कहाँ जा रही है? ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितनी? 90 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1.5 मीटर बिलो द लाइन? बिलो द लाइन क्या है? अब समझो, बोर्ड पे नहीं बना सकते भैया, 3 डायमेंशन है। तो वापस समझो, कौन सा प्लेन है? हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल प्लेन। सबसे पहली बात, ये वायर रखा, ये वायर, ये वायर आ गया कौन से में? हॉरिजेंटल में। करंट बता कहां से कहां जा रही है? ईस्ट से वेस्ट। चौराहे पे खड़े हो, इमेजिन करो चौराया, जो सड़क है सड़क, वो हॉरिजेंटल प्लेन में है सारी, वो इमेजिन करो। आगे नॉर्थ पीछे साउथ ईस्ट वेस्ट, हम चौराहे पे खड़े हैं। जो सड़क है वो सब हॉरिजेंटल प्लेन है। फिर एक वर्टिकल अप होता है, फाउंटेन का पानी फेंकना, वो नॉर्थ साउथ में कहां फेंक रहा है? वो वर्टिकल अप। बारिश का गिरना, वो क्या है? वर्टिकल डाउन। तो ये सारी दिशाओं को इमेजिन करो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वर्टिकली डाउन बारिश का गिरना, फाउंटेन का फव्वारे का पानी फेंकना, वो क्या है? वर्टिकल अप। ये 6 दिशाएं दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब समझो क्या कह रहा है,
हॉरिजेंटल प्लेन, ये वायर, ये वायर, ठीक है। अब बताओ बिंदु कहाँ है? बिलो, ये रहा बिलो, ये रहा बिलो। क्या बात क्लियर है? अब बताइए दिशा कहां से कहां जा रहे हैं? ईस्ट से वेस्ट, इधर, ये करंट। अब आइए ठप ठप नियम लगाइए, यहां क्रॉस, घूमकर नीचे आओगे इधर, इधर टेंजेंट खींचो, कहां आएगा? इधर टेंजेंट कहां आएगा? बाहर। यहां कौन था? साउथ। इमेजिन करिए, ये देखिए, ये वायर, ये वायर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। हॉरिजॉन्टल बिंदु कहाँ है? यहाँ, ठीक है सर। करंट ऐसे जा रही है। अब यहाँ से देखिए, हाथ मोड़िए, यहाँ से नीचे जाएंगे, इधर आइए, इधर, इधर टेंजेंट खींचोगे, कहाँ जाएगी? इधर। इधर कौन सी दिशा है? साउथ, साउथ। तो उत्तर आएगा बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और डायरेक्शन कहाँ आएगी? साउथ। 2 मिनट और सोच लीजिए, आप कहें तो एक बार और समझा देता हूँ। हॉरिजेंटल प्लेन की फील लीजिए, वायर की फील लीजिए, ये वायर, ईस्ट से वेस्ट करंट जा रही है बिलो, ये रहा बिलो पॉइंट। बिलो पॉइंट की दिशा समझिए, करंट ऐसे जा रही है, फील्ड लाइन ऐसे घूमेंगी, ऐसे घूमेंगी, नीचे ला के रोकना, यहाँ ला के रोका, टेंजेंट खींचो, इधर, इधर कौन सी दिशा है? साउथ। ओके, बोलिए बढ़े क्या आगे? 5वां देखें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ? जैसे ही वायर आ गया, वायर है, 2 पैरेलल वायर नहीं है, एक वायर है, एक वायर के लिए फॉर्मूला बिल साइन थीटा, और उसने पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ, एफ बटे बी आई साइन थीटा। अब सब दे रखा है, करंट कितनी है? 8, करंट 8, मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब बच्चे एंगल में परेशान होते हैं, 30 लें या 60 लें, तो इसका वेक्टर फॉर्म याद करो, बहुत बढ़िया, तुक्के से आंसर मत मिलाओ। एल क्रॉस बी, व्हाट इज द थीटा? एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड, अब देख लो खुद कह रहा है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वायर बना रहा है, वायर मतलब वायर की लंबाई, लंबाई मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विथ फील्ड। ओके, लंबाई बनानी चाहिए थी, मतलब जो थीटा है वो बिल्कुल सही है। ऐसे यूं नहीं है, थीटा दे रखा है, थीटा रख दिया, हाँ गया आंसर आ गया, तुक्केबाजी नहीं, लॉजिक से चलो। बिल साइन थीटा, अब अटक गए, तुरंत इसका वेक्टर फॉर्म याद करो, फिर वो बताएगा, वो चिल्लाएगा थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड वी वेक्टर, एल वेक्टर मतलब वायर की लंबाई, तो वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, इसका मतलब थीटा बिल्कुल सही है। बस हो गया। बी, बी बताइए। 0.15, करंट, करंट 8, थीटा, एक एक सवाल का सही सटीक फॉर्मूला याद करिए, उसको अप्लाई करिए, तब मजा आएगा। छठा, वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सेस। अब फोटो बनाइए, ये सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड के एक्सेस बताइए, ये सोलेनॉइड की एक्सेस, ये सोलेनॉइड की एक्सेस, ये सोलेनॉइड की एक्सेस। अब बताइए वायर कैसा रखा गया है? परपेंडिकुलर टू एक्सेस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड, ये फील्ड की दिशा होती है, याद करिए, इधर हो सकती है, इधर, अलोंग द एक्सिस ही होती है। सोलेनॉइड की फील्ड कितनी? 0.27। वायर कैसा है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये देखो, ये वायर, ये वायर है, और कैरिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, ये देखिए। अब बताइए फोर्स, फोर्स क्या होता है? बिल साइन थीटा,
फोर्स खुद की मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लगता, इस वायर पे फोर्स एक्सटर्नल फील्ड लगाएगी। यहाँ एक्सटर्नल किसकी है? सोलेनॉइड की। और बताइए एंगल कितना मस्त है, ये फील्ड ये वायर, ये फील्ड ये वायर। अब आपको डायग्राम आना चाहिए, सोलेनॉइड की फील्ड आनी चाहिए कि सोलेनॉइड की फील्ड एक्सिस के अलोंग होती है और वायर एक्सिस के परपेंडिकुलर है। मजे की बात है, अगर वो एक्सिस के पैरेलल कर देगा तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। छोटी छोटी बातों पे खेलना पड़ेगा तभी काम होगा। सिचुएशन बनानी आनी चाहिए। ये फील्ड आ गई, ये वायर आ गया। वायर इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, अब देख इरेजर से साफ कर दे। चलो अब बताइए, फोर्स निकाल लें। फोर्स F बराबर बिल साइन थीटा, थीटा बताओ 90। फोर्स वायर पे निकाल रहे हैं और फील्ड दूसरे की, दूसरा कौन? बोलो। क्यों? कौन, किसको? हाँ हाँ, कहाँ जा रहा है बाहर? कहाँ जा रहा है? डायग्राम में दिख रहा है, सवाल से दिख रहा है तुझे? डायग्राम में दिख रहा है, सवाल में दिख रहा है? तो डायग्राम वायर छोटा कर दे, फील्ड सोलेनोइड के अंदर रख दे, लिखा होता है इनसाइड अ सोलेनोइड, लिखा हुआ तो है डायग्राम में। मन से क्यों सोची, क्या लिखा हुआ है वहाँ? इनसाइड। किसका? कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, उस अंदर ही रखा हुआ पूरा का पूरा। बढ़े आगे, अगला देखिए। हर फॉर्मूले पे सवाल है, हर फॉर्मूले पर। दो लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग द करंट इन द सेम डायरेक्शन, जैसी दो पैरेलल वायर आ जाएं, फॉर्मूला बोलो। F/L म्यू नॉट I1 I2 बटे 2πd। सेम डायरेक्शन, अट्रैक्शन। ये फोर्स पॉइंट लेंथ है, पर वो कह रहा है किस में निकालो? 10 सेंटीमीटर। तो किससे गुणा कर देंगे? 10 सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर, बस। अब म्यू नॉट आपको पता है, पहली करंट बताइए 8, दूसरी 5, दूरी 4 सेंटीमीटर, दोनों में अंतर है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर, और यूनिट लेंथ में 10 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, अब यूनिट क्या हो जाएगी? और डायरेक्शन कैसी आएगी? अट्रैक्शन। सब बनेंगे, सॉल्व एग्जांपल भी बनाने हैं, कॉन्सेप्ट भी याद करने हैं, पूरा ही करना है। 20 सवाल दे रही है बुक जो आप लेकर आए हो, 20 सवाल, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के 20 सवाल। टोटल 4 किताबें हैं, तो हिसाब से तो एक किताब के हिस्से में 13 सवाल आने चाहिए, 13 से भी कम। 50 सवाल में 4 का भाग दोगे तो 12 सवाल आने चाहिए, 12 से 13। पर ये अकेली किताब कितने सवाल ला रही है? 20। तो यार ये तो सीधा सीधा दिमाग को हिट कर रहा है कि यार किताब तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना चाहिए। बढ़े क्या आगे? 8वां, आज निपटा दो पूरी, तब मजा है। अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग, और एक टर्न, एक वाइंडिंग में 400, और ऐसी कितनी? 5, तो कुल टन 2000। ये एक नई बात काम की। फिर डायमीटर दे रखा है, डायमीटर का कोई उपयोग नहीं होता, कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि सोलेनोइड का फॉर्मूला हमें सभी को पता है, म्यू नॉट एन आई। डायमीटर सिर्फ इसलिए बताते हैं कि भैया जो लंबाई है
वो डायमीटर की तुलना में बहुत ज्यादा है, होनी भी चाहिए, तभी वो इनफाइनाइट माना जाएगा। बस अब तो खत्म हो गया सवाल। आई पता है, आई पता है कितना, 8 एम्पियर। एन पता है 2000। लंबाई पता है कितनी, 80 सेंटीमीटर। म्यू नॉट पता ही है। हो गया क्वेश्चन। 3 बार आया है सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड का न्यूमेरिकल नीट में, 3 बार। सीधा फॉर्मूला लगाना है, म्यू नॉट एन आई। बस ध्यान दीजिए, वो कह रहा है एक लेयर में 500 टन है, 400 टन है, और ऐसी कितनी लेयर है, 5, तो कुल नंबर ऑफ घेरे 2000। पूरा सॉल्व करिए। अपन केवल आंखों से देख रहे हैं, अभी लिख भी नहीं रहे, सोचो सॉल्व तो कैसे ही करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो सोचते सोचते निकल जाता, क्या बताऊं आपको। क्लास में रहता हूँ तो खूब सोचता हूँ, करूंगा आज, कर लूंगा, ये भी निपटा दूंगा, सब कर लूंगा। घर जाते पता नहीं सर, फिर हाँ सर कर लेंगे सर, बड़ा अलग ही सर रहता है, अलग माहौल। क्लास में तो रहता, आज ही कर लूंगा। अभी तो मैं सर मैं लिख भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ देख ही रहा हूँ। सॉल्व तो सोच रहा हूँ मन में कि हाँ सॉल्व कर लूंगा। बड़ी अलग अलग तरह की होती है परेशानियां, चलते रहते हैं सर विचार। विचार तो आ रहे हैं, कम से कम एग्जीक्यूट नहीं करता वो अलग बात है। विचार तो आ जाते हैं, यहाँ यार पढ़ना है। आप लगातार समझाते रहते हो, पीछे पड़े रहते हो, तो विचार तो आते रहते हैं। पर क्या है फिर सर, घर जाके, चलो अगला देखो भाई, अगला सवाल पूरा अच्छे से पढ़िए। क्या क्या कह रहा है, एक एक शब्द काम का है भाइयों, एक एक शब्द, नहीं तो एंगल में दिक्कत आ जाएगी। उसने पूछा है टॉर्क, कॉइल, कॉइल में टॉर्क होता है बिना साइन थीटा, या एम बी साइन थीटा, या एम क्रॉस बी। अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक शब्द काम का है, पहले पूरा पढ़ लीजिए फिर बताता हूं। हर हर कॉन्सेप्ट पे सवाल है एनसीईआरटी में। सिलेबस यही है। सिलेबस आप सोचते हो अन अकेडमी का मॉड्यूल होगा, या प्रीवियस इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होगा, या बाजार में किताबें मिल रही हो। सिलेबस तो ये है। ये तो अपन इतना अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, और जो गांव में बच्चा पढ़ रहा है, जो सिर्फ स्कूलिंग पे कर रहा है, उसके लिए तो यही सिलेबस है। तो पेपर तो इसके हिसाब से बनाया जाता है भाई। अपन सोच रहे हैं कि यार ये मॉड्यूल कर लेंगे तो सिलेबस है, ये किताब कर लेंगे, सिलेबस तो ये है। आप इस पर स्टक रहिए, इसको अच्छे से करिए, इसका एक एक सॉल्व एग्जांपल, इसका एक एक अनसॉल्व, ये सिलेबस है। मॉड्यूल किताबें तो, दूसरी किताबें तो टीचर्स ने बनाई है भाई, उसके अकॉर्डिंग हाँ भाई क्या क्या और वैरायटी बन सकती। एनसीईआरटी स्कूल लेवल पे, गांव लेवल पे जो बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा, वो तो केवल और केवल एनसीईआरटी से स्टक रहता है, और पूरा पेपर सॉल्व होता है इससे 100%। चलिए अब बताइए क्या क्या कह रहा है, एक एक शब्द काम का है। कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मेक्स एन एंगल ऑफ 30। अब ये 30 दिक्कत है यार, 30 काम का है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। ये वेक्टर फॉर्म है, इसका वेक्टर फॉर्म याद है किसी को, कैसे लिख सकते हैं जरा सोचो। इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, एन तो नहीं आ सकता वेक्टर में, नंबर ऑफ टर्म्स है। आई भी नहीं आ सकता, क्या आ सकता है बताइए, ए क्रॉस बी। यार सर बी क्रॉस ए क्यों नहीं, तुक्का मार लेते हैं। कैसे तुक्का मार लेते हैं, ये है ना देख, ये देखना, एम को खोल, एम, एन आई ए क्रॉस बी, तो खुद देखो ना, एन आई बाहर, ए क्रॉस बी। आज सर बढ़िया बात पता चल गई कि इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए नहीं होता। अब ये आपको चिल्ला चिल्ला के बताएगा थीटा किस किस के बीच का एंगल, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड। ये देख एरिया वेक्टर है ये, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, कल कल ही सिखाया था याद करो, नॉर्मल टू द प्लेन।
ये एरिया वेक्टर ही है। अब पढ़ो, एरिया वेक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 विथ फील्ड। इसका मतलब मामला बिल्कुल सही है, दिया गया एंगल ओके। यही मैं मेजर टेस्ट में बनाऊंगा, इस नॉर्मल शब्द को हटा दूंगा तो फिर वो 30 नहीं 60 काम में आएगा। पूरा सेट कर लिया है। मेजर टेस्ट में, सेमी मेजर टेस्ट में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर रहा है। पूरी टीम लगी हुई है, 22 लोग हैं फिजिक्स में, पूरी टीम में। यही हम जो अभी क्लास नहीं ले रहे हैं, जो टीचर फ्री हैं, इसी तरह का हम काम करते हैं कि हाँ यार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करो, हल्का हल्का सा मॉडिफाई, और इनको मेजर टेस्ट में, सेमी मेजर टेस्ट में बच्चों को खूब तैयारी करवानी है, बढ़िया शानदार लेवल पे सिलेक्शन करवाना है। इस अप्रोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं खूब। जो बच्चा साथ दौड़ता रहेगा आर पार सिलेक्शन करवाएंगे। ये अप्रोच नॉर्मल है, इसलिए वो एंगल वही है। अगर नॉर्मल को हटा देते तो धोखा हो जाता। याद करिए, कल बताया था, प्लेन के साथ अगर एंगल होता है तो उसको 90 में से घटाना पड़ता है। हो गया सवाल सॉल्व। बताइए क्या क्या दे रखा है। थीटा आ गया, करंट आ गई 12, और नंबर ऑफ टन्स आ गए 20, मैग्नेटिक फील्ड आ गई 0.80, सब ओके। फॉर्मूला लगा लीजिए, टॉ बराबर बिना साइन थीटा। ये और अच्छा पता चल गया आज वेक्टर फॉर्म में। बिना साइन थीटा को कैसे लिखते हैं, एन आई ए क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म में आ जाए तो वेक्टर फॉर्म में भी लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि इस बार जो सवाल आया था वो वेक्टर फॉर्म में आया था एल क्रॉस बी पर। दसवां, अब क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब करंट सेंसिटिविटी याद होना चाहिए, फॉर्मूला एन बी ए बटे, तो रेशियो पूछा है सी एस वन अपॉन सी एस टू, एन वन बाय एन टू, बी वन बाय बी टू, ए वन बाय ए टू, सी टू बाय सी वन। नंबर ऑफ टर्न्स पता है, बी पता है, बी पता है, सी नहीं दे रखा। इसका मतलब दोनों के लिए टोरोजनल कांस्टेंट लिखा हुआ भी है, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल दे रखा है। आइडेंटिकल मतलब सी तो सेम है, सी तो सेम। अब आपको दो नंबर ऑफ टर्न चाहिए, दो फील्ड चाहिए, दो एरिया चाहिए, सब दे रखा है। वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला एन बी ए बटे सी आर, या करंट सेंसिटिविटी में लिख दो करंट सेंसिटिविटी बटे आर। तो वी एस वन बाय वी एस टू, सी एस वन बाय सी एस टू, आर टू बाय, ये आप पहले पार्ट में निकाल चुके हो। ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। इस पर एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, वो आपने पढ़ा ही नहीं, एनसीईआरटी में कहा था आपको वाला, करंट सेंसिटिविटी तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, परंतु वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड, कहा था आपको, 4 लाइन छुड़वाई थी, आप पढ़ ही नहीं पाए। उतने देर में वो जेई मेन का सवाल बन गया एक 2023 का, पैराग्राफ दे रखा है एक बहुत बढ़िया, और कहा था उस पर सवाल बनता है। देखो उसने सवाल बना भी दिया 2023 में उसी पैराग्राफ पर, असर्शन रीजन का। कल बताया था कि करंट सेंसिटिविटी तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, पर वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं करती। इस तरह के सवाल बन जाते हैं एनसीईआरटी से। अगला देखिए, मुद्दा सॉल्यूशन नहीं है, मुद्दा है ये लैंग्वेज पढ़ना, ये सिखाना चाहते हैं बेटा। गिवन लिखकर फॉर्मूला तो आप सॉल्व कर ही लोगे, ये लैंग्वेज पढ़ना कि पेपर में ये लैंग्वेज में हम पढ़ पाए, इन लैंग्वेज से हमें डर नहीं लगे, ये है मेन। आपको मैं गिवन लिख के दूं तो आप खटाखट कर लोगे, पर जो ओरिजिनल लैंग्वेज आएगी प्रश्न की, वही तो काम की है। बताइए क्या कह रहा है, एक चैम्बर है, ठीक है साहब, इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट किया नॉर्मल टू द फील्ड, बस 90, 90 पे तो आते ही पाथ
सर्कुलर आते ही रेडियस, एक तो याद ही नहीं आता सर, ये तो पूरा सेट ही याद आता है सर। देख तो लो क्या पूछा है, नहीं अभी तो पूरा सेट लिखने दे, एक नहीं हो तो चारों याद आते हैं सर एक साथ, और टाइम पीरियड भी याद आ जाता है, 2πm/qb, फ्रीक्वेंसी qb/2πm, ओमेगा qb/m। सर देखना नहीं है, 90 डिग्री आते ही ये तो लिस्ट लिखनी ही है। सबसे ज्यादा सवाल आते हैं इस पर, 2024 में भी आएगा, आना तय है। 90 डिग्री पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और जब बात चल रही है तो पूरा ही सुन लो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड, टाइम पीरियड स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, सारी बातें हैं। अब पूछा क्या है सर, देख लेते हैं। वाई द पाथ इज सर्कल, वाई का मतलब पता होना चाहिए क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। असर्शन रीजन बन सकता है इसका, असर्शन बना दिया, 90 डिग्री पे पाथ सर्कल होता है, सही रीजन बना दिया। सर्कल होने का कारण क्या है, फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, सवाल बन गया असर्शन रीजन का। डिटरमाइन द रेडियस, रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, कौन सा लगाएंगे, क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी पर लगा दो, एम बी बाय, सब दे रखा है, एम पता है, वी पता है, क्यू पता है, जी पता है, ओके। 7:20 हुई है, 6:50 क्लास शुरू करी थी, आधे घंटे में तो पूरा ही हो गया। ये तो सवाल पढ़ भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, आपस में बातें भी कर रहा हूँ, आपको समझा भी रहा हूँ, पढ़ना है, आप घर पे नहीं पढ़ते, सोचते हो, इतनी बातें कर ली आधे घंटे में। घर पर करोगे तो 15 मिनट में तो पूरी एनसीईआरटी तैयार है, 15 मिनट में, और नहीं तो सोचते रह जाओगे। आधा घंटा तो मुझे लगा समझाने में, बात करने में, गप्पे लगाने में, आधे घंटे में कर ली। और घर पे तो 15-20 मिनट बैठे निपटा दी एनसीईआरटी। नहीं तो 10 मिनट आर्ग्यूमेंट में हिस्सा लो, यार करनी चाहिए, तुमने नहीं करी तो तुम किसकी तरफ शिफ्ट हो जाओगे, नहीं करनी चाहिए, हाँ यार एनसीईआरटी तो नहीं काम की, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपने मन को समझाना पड़ेगा आधे घंटे तक, और 15 मिनट में तो पूरी हो जाएगी। और जैसी पूरी हो जाओगे तुम उस ग्रुप में शामिल हो जाओगे जो कहते हैं एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी के बिना काम नहीं चलेगा। ये माइंडसेट होता है, अपन हमेशा वहां जाना चाहते हैं जो अपने हिसाब से चल रहा है, पर अपने हिसाब से तो नहीं चलेगा भाई। बोलिए क्लियर है क्या रेडियस। अगला देखो, वही कह रहा है, डज द आंसर डिपेंड ऑन स्पीड, इसलिए मैं रुका नहीं था, मैं रुका ही नहीं था, मैंने यहां तक सारी बातें लिख दी थी। आंसर फ्रीक्वेंसी का डिपेंड नहीं करता, और फ्रीक्वेंसी पूछी है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्यू बी अपॉन 2πn। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी स्पीड पर निर्भर नहीं करते, नहीं करते। अगला 4.13, अब सवाल इतना बड़ा है, अगर आपने पढ़ के करा हुआ है तो एग्जाम में आपको डराएगा नहीं, और पहली बार पढ़ोगे तो एग्जाम पता ही नहीं चलेगा, काउंटर टॉर्क, प्रीवेंट, टर्निंग, और आप करा हुआ है और यही आ गया तो मजा आ जाएगा, और आने की संभावना ज्यादा है, एनसीईआरटी से लिया गया है। ये माइंड का होता है, प्रैक्टिस का। ये पढ़ा हुआ सवाल आ जाता है ना, तो हाथ पांव नहीं फूलते, और यही नया सवाल परीक्षा में देखोगे, यार ये क्या है, काउंटर, टर्निंग, रोकना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, ये माइंडसेट चलता है। तो बहुत तरह के विचार आते हैं पेपर में, सवाल आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा, चलो भाई पन्ना पलटो, मालूम पड़े पन्ना पलटते पड़ते सवाल के सेक्शन के एंड पे पहुंच गए। अब क्या है, सवाल पढ़ो। चलो, वो कह रहा है कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स, देखो परीक्षा में भी आता है ना सवाल, ऐसे गोला मार के यही एन लिख दिया करो,
ये तरीके सीखो। वहीं गोला मारा, एन लिख दिया, अब इसको वापस नहीं पढ़ना। 8 सेंटीमीटर, यहीं गोला मारा, आ लिखा और इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तरीका सीखो, सब सीख जाओगे, फिजिक्स नंबर 1 पे ले आओगे अगर पढ़ोगे तो। सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करके रेडियस आ गया। करंट, ये करंट आ गई आई 6 एम्पियर। वर्टिकल यूनिफॉर्म फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ 1 टेस्ला, ये कौन हो गया, बी हो गया। फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। देख अब तुझे एक एक शब्द समझ में आ रहा है। नॉर्मल ऑफ द कॉइल, पहले पढ़ के छोड़ देते थे, अब शब्द समझ में आ रहे हैं। अच्छा, नॉर्मल का मतलब एरिया वेक्टर। हाँ सर, मुझे एरिया वेक्टर के साथ ही एंगल चाहिए, इसका मतलब मामला बिल्कुल सेट है, ये थीटा है। समझ पैदा हो जाती है, सवाल करते करते सब्जेक्ट के अंदर घुसते घुसते मन खुश होने लग जाता है। अच्छा यार, अब शब्द पकड़ में आ रहे हैं। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ये कौन है, एरिया वेक्टर। और टॉर्क के फॉर्मूले में मुझे एरिया वेक्टर के साथ ही एंगल चाहिए। अब बताइए, तो टॉर्क निकाल सकते हैं बिना साइन थीटा, सब कुछ दे रखा है। अब सर ये आगे क्या लिखा हुआ है सर, ये कह रहा है कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, इतना ही तो लगाना पड़ेगा। मान लो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क से वो घूमना चाहता है, तो आपको इतना ही अपोजिट दिशा में लगाना पड़ेगा ताकि वो घूमे ना। प्रश्न समझो ना भाई, इतने टॉर्क से तो बॉडी घूमना चाहती है, अब मैं कितना टॉर्क लगा दूं विपरीत दिशा में ताकि नहीं घूमे, सर इतना ही लगा दो। और कौन सी दिशा में, अपोजिट। काउंटर टॉर्क, काउंटर का मतलब विपरीत दिशा में कितना लगाएं, जितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रही है उतना ही विपरीत दिशा में लगा दो ताकि कॉइल घूमना बंद कर दे। हो गया सवाल, कहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ दिखने में डरावना है। वुड योर आंसर चेंज इफ द कॉइल इज रिप्लेस बाय प्लेनर कॉइल? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें तो एरिया से मतलब है। तेरी मर्जी पड़े जो कॉइल रख, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इधर उधर कुछ भी, पर उसका एरिया वही होना। अगर एरिया वही है तो टॉर्क पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लो साहब, बोलो क्लियर है क्या? तो आज ये 1 से 13 करने हैं। सॉल्व एग्जाम्पल भी मैं आज आपको टेलीग्राम पे डालूंगा, कौन कौन से सॉल्व एग्जाम्पल काम के हैं। एडिशनल में भी कुछ कुछ सवाल काम के हैं, सारे एडिशनल काम के नहीं है। उसकी लिस्ट आज टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी कि कौन कौन से सॉल्व एग्जाम्पल और पीछे के एडिशनल काम के हैं। एक्सरसाइज तो सारी करनी है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं। 1 से शुरू हुए आशीष सर, आप 13 पे आके रुके, सारे ही करा दिए। हमने घर पे नहीं किए, करिए तभी काम होगा। हमने तो कर ही रखे, में तो इतने साल हो गए, हमने तो सारा कर रखा है। आप करेंगे तब फायदा मिलेगा। क्लियर है? तो सॉल्व एग्जाम्पल भी करने हैं और एडिशनल के बच्चों कुछ कुछ करने हैं जो कंसेप्चुअल हैं और जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, बड़े बड़े सवाल काम के नहीं। ठीक बात है? चलो, अब क्लास नोट्स निकाल लें, पढ़ाई शुरू करते हैं। तो एक कल करेक्शन कर लेंगे, एक बार सब सॉल्व कर लेंगे फिर कर लेंगे। 5/7 आ रहा है, चलो बढ़ू आगे। एक सेंसिटिविटी वाला सवाल सब लोग करना, कह रहे हैं कि भाई इसका आंसर गड़बड़ आ रहा है। 5/7 ही आ रहा है, पहले वाले का, पहले वाले का। ठीक है भाई, इसका करेक्शन कर लो। एक करेक्शन है भाई, पीछे गड़बड़ दे रखा है, सही आंसर ये है। करेक्शन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, करंट सेंसिटिविटी का रेशियो 5/7, सही है। अच्छा, M2/M1 पूछा है, तूने M1/M2 निकाला है, उल्टा करना पड़ेगा 7/5। बहुत बढ़िया है, वेरी गुड।
कोई करेक्शन नहीं है, नो करेक्शन, ये पूछा ही नहीं है। m2/m1 पूछा, सही है। कोई इसका यूज नहीं है, इसका यूज है सिर्फ सी को काटना है, सी सेम है, सही है, उसका कोई यूज नहीं है। बढ़ूं क्या आगे? लिखें, हैंग डालिए, क्लास नोट्स खोलिए, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। बहुत आसान है, चैप्टर ही पूरा आसान है, इसलिए आपको कहा कोशिश करना ईएमआई का, एसी का एक भी लेक्चर मिस नहीं हो, और ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू 6 प्रश्न सही करा देगा। उतने ही लेक्चर लगते हैं जितने इलेक्ट्रो में लगे थे, 21-22, इतने ही मैग्नेट में लगे, पर इलेक्ट्रो ने आपको 3 सवाल दिए, मैग्नेट ने 4 दिए, ये 6 सवाल दे देगा उतने ही लेक्चर में। इसलिए ज्यादा वेटेज का है, आसान है, 2 फायदे मिल गए, वेटेज ज्यादा और आसान, ये तो बढ़िया है, तो लॉटरी खुलने जैसा होता है, वेटेज भी ज्यादा है और आसान भी है, तो इसको हमें अच्छे से कर लेना चाहिए और बढ़िया समझ में आ जाएगा, एक नंबर, एक भी सवाल नहीं अटकेगा, इसलिए बिल्कुल मन खुश करके अच्छे से पढ़ना है। लिखिए फैराडेज लॉ, लिखिए व्हेनेवर, आइए मिलकर एक साथ लिखें, व्हेनेवर whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, linked with the coil, then an induced EMF is developed, is developed and if the circuit is closed, and if the circuit is closed, ब्रैकेट में लिखिएगा conducting loop, conducting loop, then induced current is flowing, देखिए साहब बहुत आसान, केवल 2 मिनट का थ्योरेटिकल है, फिर तो न्यूमेरिकल बातें चालू हो जाएंगी। फैराडे ने बताया कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज, फ्लक्स में चेंज करने के देखो कितने सारे जुगाड़ हैं। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, एरिया चेंज हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, थीटा लगातार बदलता रहे, तो जब जब फ्लक्स में चेंज होगा, अंडरलाइन फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स में चेंज है, फ्लक्स बढ़ना या घटना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, चेंज। जब जब फ्लक्स में चेंज होगा तब तब सर्किट में क्या पैदा होगा, इंड्यूस ईएमएफ, और अगर सर्किट क्लोज है, कंडक्टिंग है, तो सर्किट में क्या बहनी चालू हो जाएगी, करंट। ये फैराडे का लॉ है। थ्योरेटिकल वापस सुन लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स में चेंज, पूरे चैप्टर में यही बोलेंगे रोज कि फ्लक्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, फ्लक्स में चेंज ईएमएफ आएगा और सर्किट में क्या बहेगी, करंट। अब बताइए लॉ इन्होंने क्या दिया था, लॉ इन्होंने कहा, लिखिए फैराडे लॉ, लाइन नीचे चेंज करके, द मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF
is equal to the rate of change of magnetic flux. बोले तो E, इंड्यूस ईएमएफ का सिंबल हम बनाएंगे E से, इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। मॉड लगा दिया, माइनस नहीं लगाएंगे, माइनस तो आएगा लेंज लॉ से, मॉड लगा दिया। और इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो बताइए E कितना हो जाएगा, एन डी फाई बाय डी टी। ये है साहब आपका फैराडे लॉ। छोटा ई कौन है बेटे, छोटा ई इंड्यूस ईएमएफ। अब अगले 10 सवाल यही हैं, आपको फ्लक्स में चेंज निकालना है अलग अलग तरीके से। वो फ्लक्स में चेंज क्या पैदा करेगा, ईएमएफ, ईएमएफ। और अगर इसको साइन के साथ लिखना है तो वो भी आपको पता है, ई बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी। माइनस का मतलब अपोज करता है, 2 दिन यही पढ़ेंगे माइनस। माइनस आता है कहां से, लेंज लॉ। 2 दिन लेंज लॉ ही पढ़ेंगे, डायरेक्शन वाले सवाल। अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, आज पूरे दिन कल इसी पे न्यूमेरिकल चलेंगे। ई बराबर एन डी फाइव बाय डी टी। अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज का फॉर्मूला बन जाता है एन डेल फाइव बाय डेल। वो इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है। सर माइनस लगाऊं नहीं लगाऊं, आप मत चिंता करिए। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों हैं तो डायरेक्ट माइनस के साइन वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। और ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो आप मत लगाइए, जब मत खत्म। तो ऑप्शन बताएंगे, पहले से प्री डिसाइड मत करो कि सर ये सही है ये सही है। ऑप्शन में अगर प्लस माइनस दोनों हैं तो भाई साइन वाला फॉर्मूला ही काम का है। बोले क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चेंज कर दूं नेक्स्ट, जल्दी आओ। देखो तो मेरे पास ई आ गया एवरेज, कितना आ गया बताइए, एन डेल फाइव बाय डेल टी। कोई पूछेगा करंट बताओ, ओम्स लो, आई बराबर ई बाय आर, ओम्स लो। वी बराबर आई आर तो आई बराबर वी बाय आर, तो करंट बता दो, 1/r एन डेल फाइव बाय डेल टी। लो सब करंट आ गई। कोई पूछे चार्ज फ्लोन बता दो, ठीक है सर चार्ज फ्लोन बता देते हैं। Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी, तो आई रख दिया 1/r एन डेल फाइव बाय डेल टी इंटू डेल टी। डेल टी ने डेल टी को मारा तो Q आ गया एन डेल फाइव बाय आर। लो साहब फॉर्मूले फॉर्मूले आ गए अब। पर मुझे नहीं लगता इनको रटने की जरूरत है, आप सिर्फ फैराडे लॉ याद करिए, करंट आ जाएगा, करंट आएगा तो चार्ज आ जाएगा। एक यहाँ छोटी बात बनती है जिस पर प्रश्न आया हुआ है, आप भी शायद गौर कर पा रहे हो। ईएमएफ डेल्टा टी पर डिपेंड कर रहा है, करंट डेल्टा टी पर, क्यू में डेल्टा टी नहीं आ रहा। इसका मतलब ईएमएफ और करंट तो इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आप स्लो स्लो मूव कर रहे हो या फास्ट मूव कर रहे हो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, आप किस रेट से फ्लक्स को चेंज कर रहे हो। परंतु क्यू इस बात पे डिपेंड
क्योंकि क्यू के फॉर्मूले में कहीं भी टाइम दिखाई नहीं दे रहा। चाहे आप स्लो चेंज करो या फास्ट चेंज करो, क्यू को कोई मतलब नहीं है, पर ई और आई को मतलब है, क्योंकि स्लो चेंज होगा तो अलग होगा, फास्ट चेंज होगा तो ईएमएफ ज्यादा आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यू क्यू टाइम पर डिपेंड नहीं करता, वहां लिख लीजिएगा। क्यू टाइम पर डिपेंड नहीं करता, जबकि ई और आई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करते हैं। धीरे धीरे बोल रहा हूं। आप मैग्नेट को स्लो ला रहे हो, फास्ट ला रहे हो, स्लो और फास्ट लाने से आशीष सर होगा क्या? रेट ऑफ चेंज, फ्लक्स में चेंज होने की रेट बदल जाएगी, उससे आपका ई और आई तो बदल जाएगा, पर क्यू पे फर्क, क्योंकि क्यू के फॉर्मूले में टाइम के दर्शन ही नहीं हो रहे हैं। क्यू रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड नहीं करता। बोलो क्लियर है? चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे खूब सारे। फ्लक्स आपको पता होना चाहिए, क्या क्या जानकारी आनी चाहिए। फ्लक्स एन बी ए कॉस थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है? बी और ए। वो बार बार कहेगा, बार बार कहेगा कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इसका क्या मतलब है? 90 या 0? ध्यान से देखो, कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, इस बात को समझो। ये फील्ड और जो कॉइल है वो ऐसे रख दी। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर कहां आएगा? इधर। तो बताओ थीटा 90 लेंगे या 0? इसका मतलब 0 है। वो 90 कह रहा है पर 90 नहीं है, 0 आएगा। इस बात को पढ़िएगा, बार बार आएगा। कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर। आप परेशान हो जाओगे, 90 90 कहाँ है? दो तीन डायग्राम बना के डर हटाओ। ये फील्ड और कॉइल रखी परपेंडिकुलर, कॉइल ऐसी रखी, ऐसे बनाओ डायग्राम, दो तीन बना लो। अब बताओ इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा ना बेटे, तो बता थीटा 0 लेगा या 90? 0। और बनाओ, मान लो कॉइल ऐसे रखी है और फील्ड ऐसी, अलग अलग फोटो बनाओ जब तक डर नहीं हटे। ये बताओ कॉइल ऐसी रखी, फील्ड ऐसी थी, आप बोलोगे क्या? मैंने कॉइल को फील्ड के परपेंडिकुलर रखा, पर 90 थोड़ी ना लेंगे। एरिया वेक्टर इसका कहां जाएगा? ऊपर। बताओ थीटा, तीनों एक ही डायग्राम है, तीनों में ही कॉइल को फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। वो हर सवाल में कहेगा आपको कॉइल इज प्लेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो तुम्हें समझना है परपेंडिकुलर टू द फील्ड का मतलब है 0 डिग्री पे रखी गई है, 90 पे नहीं। थीटा 0 डिग्री आएगा, 90 नहीं आएगा। बढ़ो आगे, करें क्वेश्चन, करते हैं धीरे धीरे, दो तीन क्वेश्चन में अटकेंगे, धीरे धीरे कंफर्ट हो जाएंगे। है आसान, कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी, पर ये है क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। मन में सोचिए कि नहीं यार चैप्टर हमें अच्छा करना है, सोचेंगे विचार आएगा तो फिर हम एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे कि नहीं यार करना ही है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब बढ़िया ही करना है, खुश मन से करना है, पैनिक नहीं होना। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए, जल्दबाजी में मत करिए, छोटा छोटा काटा पीटा कर लिए नहीं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन होना चाहिए। उससे क्या फायदा होता है, ये कॉपी ऐसी बन जाएगी आपकी, सॉल्व एग्जाम्पल हो जाएंगे इतने सारे,
आप फटाफट इसकी रीडिंग लगा सकते हो, फटाफट रिवाइज होता है। सॉल्व एग्जाम्पल को करने का ये तरीका होता है, एक बार पहले पढ़ा तो उसको एक दिन बाद अटेम्प्ट करें, पूरा सवाल सॉल्यूशन लिखा रहेगा ना, तो आपके सॉल्व एग्जाम्पल तैयार हो रहे हैं इतने सारे, और फिर इनको रिवाइज कर लेंगे अपन अच्छे से। अब ऑप्शन में खुद देखो, भाई ने 1 + 1 - लगा रखा है, तो तुरंत सोचो ई बराबर क्या लगाना पड़ेगा, -d∅/dt, -d∅/dt। अभी चमकना चाहिए कि फ्लक्स दे रखा है तो ई कैसे निकालना है, फ्लक्स दे रखा है तो ई कैसे निकालना है। कितना आंसर, ऑप्शन नंबर 4 प्लस में आ रहा है। अच्छा ठीक है, आ रहा है जो सही है। ई बराबर -d∅/dt। माइनस क्यों चमका मेरे, क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस दोनों थे, तो ई बराबर -d/dt 5, 5t² -4t+1 ई माइनस। अब डिफरेंशिएशन, 5 बाहर, t² का पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 4 t का 1, 1 का 0, ई बराबर -10t−4, ये ई आ गया। अब मुझे कहाँ पूछा गया है, एट t बराबर 0.2 सेकेंड, तो ई बराबर -10 × 0.2 -4, 10 × 0.2 2 -4 -2 और बाहर। ऐसा काम करना सीख जाओ, अलग ही आनंद आ जाएगा। एनसीईआरटी भी बन रही है, सवाल भी बन रहे हैं, काम करने का अंदाज भी सीख लिया, भाई साहब फिजिक्स तैयार हो गई, हो जाएगी। ऐसा सीख जाओ काम करना, तो फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट करी, अच्छे से डिफरेंशिएट किया, बॉक्स में डाला, फिर एट टी बराबर रखा, क्या एकदम सुंदर काम है। देख कर ही खुश हो जाओ, सीखेंगे सीखेंगे जब आएगा, देख तो लो। चलें, पहला हो गया, अगला बढ़े। कौन सा ऑप्शन, चलिए अगला। अगला एक बहुत फेमस सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर प्रोफाइल है ये, अच्छे से पहले लिख लीजिए, फिर इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ये मैंने जानबूझ के इसमें डेटा नहीं दिया, सिर्फ नोटेशन दे दिए, एरिया, रेजिस्टेंस, फील्ड, ताकि आप इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर लो। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को जब टाइप किया, तब इसमें मैंने डेटा हटा दिए, 10 टेस्ला, 5 टेस्ला, एरिया, इसको नोटेशंस में लिख दिया। नोटेशन समझते हैं, नोटेशन मतलब होता है बेटे, बी, एरिया, एन, उसी रूप में, वैल्यू नहीं डाली, तो क्या ये स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा। और इसको क्या चुपचाप शॉर्ट नोट्स में ले जाएंगे, जब शॉर्ट नोट बनाएंगे तो शॉर्ट नोट में चला जाएगा ये सवाल। लास्ट बेंच तक दिख रहा है भाई, बड़ा करें, लास्ट बेंच, ठीक है बेटा, लिख लो, करते हैं बेटा।
अब वो हेल्ड परपेंडिकुलर है, ये तुम्हें डराएगा परपेंडिकुलर, पर परपेंडिकुलर नहीं है। एंगल कितना देंगे? 0। अभी 3 डायग्राम बना के लाए थे। कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर, भाई वो 90 नहीं है, वो कितना है? 0। करिए, आसान है प्रश्न। आम का है पर स्टार लगा लेना, 5 स्टार लगा लीजिएगा, सवाल फेमस है ये, बार बार रिपीट होता है। कभी 180 दे देता है, कभी 90 डिग्री दे देगा कि 90 डिग्री से घुमा दिया बस। चलो करूं, सॉल्व करूं? चलो पहले मुझे बताओ प्रश्न की मूल भावना क्या है। पहले पहले वो कितने डिग्री पे रखा गया है? 0। भाइयों 90 नहीं है, परपेंडिकुलर रखी है तो एरिया वेक्टर 0 डिग्री पर आएगा। अभी का फ्लक्स बता दो, एन बी ए कॉस 0, तो इनिशियल फ्लक्स एन बी ए। अब 180 पे घुमा दिया तो अब नया एंगल एन बी ए कॉस 180, तो बताओ नया फ्लक्स माइनस एन बी ए। ये φ1 ये φ2, मुझे सिर्फ चाहिए चेंज। तो ई का फॉर्मूला बताइए, डेल फाई बाय डेल टी, डेल फाई माइनस एन बी ए, माइनस एन बी ए, तो कितना हो जाएगा? 2 NB A अपॉन डेल्टा टी। देख लीजिए, मॉड 2 NBA डेल्टा टी। करंट करंट निकाल सकते हैं, सिंपल ओम्स लॉ जिंदाबाद। आई बराबर ई बाय आर। चार्ज भी निकाल सकते हैं, तीनों आ जाए। फेमस प्रश्न है ये परीक्षा का। तो मॉड ई कितना आया? मॉड ई 2 NB A अपॉन डेल्टा टी। करंट कितनी आ जाएगी? ई बाय आर, एक आर और आ जाएगा। और बताइए चार्ज कैसे निकालेंगे? Q बराबर आई डेल्टा टी, बस डेल्टा टी कट जाएगा। ये पहले पार्ट का आंसर, ये दूसरे का, ये तीसरे। याद भी कर सकते हैं, 180 डिग्री घुमाने के बाद आंसर हो जाता है 2 NBA अपॉन डेल्टा टी। अगर 90 डिग्री घुमाते तो बताइए फाइनल फ्लक्स कितना हो जाता? 0। स्टैंडर्ड सवाल है, काम का प्रश्न है, स्टार लगाइए, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इनिशियल फ्लक्स, ये घुमाने के बाद का फ्लक्स, चेंज चेंज 0 नहीं होगा, -NBA मॉड एवरेज। इसी में लिखिए, यदि कॉइल को 90 डिग्री ही घुमाया जाता, अलग से केस बना दीजिए, इसी प्रश्न में हल्का सा बदलाव, 90 डिग्री घुमाया जाता तो क्या होता? बताओ। इनिशियल फ्लक्स NBA cos 0, ये तो वही रहता, परंतु घुमाने के बाद अब 90 डिग्री पे घुमा दिया तो नया एंगल कितना हो गया? 90। तो NBA cos 90, तो बताइए कितना आ जाएगा? 0। अब बताइए चेंज इन फ्लक्स,
चेंज इन फ्लक्स अब आएगा आपका NBA। हाँ माइनस में नहीं आएगा, मॉड ले लिया है, ध्यान दीजिए। तो 180 डिग्री पे घुमाए तो बेटे 2NB आएगा, और 90 डिग्री पे घुमाए तो केवल NB है। ये नीट में आया हुआ है 90 डिग्री वाला, नीट में आया हुआ है 90 डिग्री वाला। क्लियर है? लास्ट स्लाइड करूं एक बार, देख लो क्या रह गया। बढ़े आगे। अगर कॉइल को 90 डिग्री घुमाया जाता तो फाइनल फ्लक्स 0 हो जाता। ऑनलाइन वाले बच्चों भाई देख लो एक बार, क्लियर है क्या? चैट बॉक्स में बता दो। ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, समझ में आ रही है बात? चलो वेरी गुड। अगला लिखें। ऑप्शन मत बनाइएगा, सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन का ग्राफ बना लीजिएगा। ऑप्शन मत बनाइएगा, क्वेश्चन और क्वेश्चन का ग्राफ बनाने से ही काम चल जाएगा। हाँ जी, तुक्के से आप बोल सकते हैं थर्ड है, पर और लॉजिक सीखिए तो आपको मजा आएगा। सही आंसर थर्ड है, बिल्कुल ठीक है। पर थोड़ी और बारीकियां सिखा देता हूं, ताकि इस तरह के सवाल भविष्य में भी आने वाले हैं EMI में, तो इसके पीछे का पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आइए, पोस्टमार्टम क्या कहता है वो समझे। सबसे पहले ई आपने लिखा, ई लिखा आपने -d∅dt। बच्चों ये क्या चीज है? इसे कहते हैं स्लोप, स्लोप ऑफ फाई टी कर्व। ये आया कॉन्सेप्ट, ये याद रखिए, ये स्लोप कहलाता है। dy/dx, dv/dt। अगर मैकेनिक्स में चला जाऊं F बराबर -du/dx, इलेक्ट्रो में चला जाऊं E बराबर -dv/dr। ये सब क्या है? स्लोप है। ये स्लोप है yx कर्व का बेटे, ये स्लोप है वेलोसिटी टाइम, ये स्लोप है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स। तो इन बातों को पकड़ो, इनको रटा नहीं जाता। ये तो ऑन द स्पॉट फॉर्मूला सोचा, इसको क्या बोल दिया? स्लोप। स्लोप, ठीक है, पहली बात। फिर ग्राफ
पढ़ना सीखो। ग्राफ क्या कह रहा है, ये फाई वर्सेस टी, ये देखिए फ्लक्स बढ़ना या कम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, चेंज, रेट ऑफ चेंज। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। कई बच्चे कह रहे हैं बढ़ रही है, बढ़ तो फाई रहा है, स्ट्रेट लाइन की स्लोप तो हमेशा कांस्टेंट। कैसे सर, ये बात समझ नहीं आ रही। हर जगह ये एक ही तो एंगल बना रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है। बेटे बढ़ नहीं रहा, वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप तो कांस्टेंट है। हमेशा याद रखो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ओ से लेकर ए तक इसका स्लोप कांस्टेंट है, साथ ही साथ पॉजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल में टेन थीटा पॉजिटिव होता है। ए से बी के दौरान स्लोप है ही नहीं, ए से बी के दौरान स्लोप 0 है, और बी से सी के दौरान ऑब्ट्यूस एंगल है, इसलिए स्लोप कांस्टेंट तो है बट नेगेटिव है। अब देखना ग्राफ, ग्राफ कह रहा है मुझे स्लोप के आगे माइनस लगाना है, ये फिजिक्स कह रही है स्लोप के आगे माइनस। स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, पर फिजिक्स कह रही है माइनस, इसलिए। और सीधी लाइन क्यों आई, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। हर बात का लॉजिक सीखिए, माइनस फिजिक्स के कारण आया है, स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। फिर बताइए स्लोप 0, ईएमएफ 0। फिर स्लोप नेगेटिव, परंतु बाहर माइनस, माइनस माइनस प्लस। हो गया, तो पूरी बात समझिए। मुझे स्लोप पढ़नी आनी चाहिए, ये स्लोप पढ़ना सीखिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ फिजिक्स क्या है मतलब नहीं है, मुझे स्लोप पढ़नी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट, परंतु एक्यूट है, तो पूरा बोलो इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, स्लोप 0 है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। पर फिजिक्स कह रही है मुझे तो स्लोप के आगे भी माइनस लगाना है, ये स्लोप पॉजिटिव पर ईएमएफ नेगेटिव, ये स्लोप नेगेटिव। चलो बड़े आगे, कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड, ये सही आंसर। तो मुझे स्लोप पढ़नी आनी चाहिए, वहां शब्दों में लिख लो, भरोसा मत करो याद रहेगा, लिख लो स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है, लिख लो। याद नहीं रहना, तुम यूं ही मन से सोचते हो हमें ये तो याद रह जाएगा, कुछ नहीं रहना, लिख लो स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा कांस्टेंट होती है। अगला, आज क्या करना, घर जाके ये पीडीएफ तो आई जाती है, इसमें और भी सवाल हैं। अभी अपन चौथे पे पहुंचे हैं, इसके अंदर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और आगे दो तीन सवाल हैं। ये तो एनसीईआरटी के कर लिए अपन ने, यहाँ तक है, आठ तक। सारे सवाल अटेम्प्ट करके लाना, क्वेश्चन लिख लेना, तो कल जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो समय बच जाएगा। ये पीडीएफ आ जाती है, उसी में डाउनलोड हो जाती है क्लास के बाद, है ना। तो अपन को क्या करना चाहिए कि भाई अपन यहाँ तक पहुंचे हैं आज, ये आगे के चार प्रश्न लिख लिए, घर पे अटेम्प्ट भी कर लिए, होमवर्क भी तैयार हो गया, एकदम काम बढ़िया चलेगा। इस पे चौथे पे थे, पांचवे पे,
ऐसा एकदम डिसिप्लिन से चलो कि बस खुद को अच्छा लगे कि यार अपन तो पढ़ाई कर रहे हैं, होगा सिलेक्शन, रैंक, नीट, परीक्षा, नंबर, इसका थॉट प्रोसेस नहीं चाहिए। अपन तो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं यार, पूरा दिन हमारा बिल्कुल अच्छे से जा रहा है, ये सोच रखनी है। और इस सोच से रोज एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाओ। पैनिक होकर, ओवर थिंकिंग कर कर उससे कोई आउटपुट थोड़ी ना आना है बेटे। खुश रहना है और अपना काम ईमानदारी से करना है। जितना अपन एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए। कंपैरिजन मत करिए आजू बाजू से, अपने दोस्त से, हॉस्टल से किसी बच्चे से। सब अपने अलग अलग हैं, सब यूनिक बच्चे हैं। अपन किसी से कंपेयर करके हमें परेशान नहीं होना कि वो ज्यादा पढ़ रहा है, वो कम पढ़ रहा है, उसका ये सब्जेक्ट अच्छा है, नहीं। अपन अपने से कंपेयर करिए, दूसरों से कंपेयर करके कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, फ्लक्स में चेंज होने का कारण भी बताते जाओ। क्या कारण है? मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, 2 टेस्ला से 4 टेस्ला। अब देखो, ऑप्शन में कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो मन कह रहा है मॉड लगा के काम चला लूं, डी फाइव बाई डी टी। फाइव को बोलो क्या लिखूंगा? बी ए कॉस थीटा कॉस जीरो। ये लाइन बार बार आएगी। प्लेन नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब जीरो है, ये देखो, ये डायग्राम बना दिया। ये बार बार लिखा हुआ आएगा, ऑयल इज प्लेस परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, पर 90 नहीं है, जीरो है, जीरो है, बार बार आएगा। अब बताइए, एरिया बाहर आ सकता है पर बी बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बताइए? बी तो चेंज हो रहा है। तो एरिया, एरिया पाई आर स्क्वायर कर दीजिए, और एन टन्स है तो एन से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एन, एरिया को कैसे खोलोगे? पाई आर स्क्वायर डीबी बाय dt। अब सब कुछ दे रखा है शायद, एन पता है, पाई स्क्वायर, डीबी कितना लेंगे? डीबी चेंज, 2 टेस्ला से 4 टेस्ला, तो कितना हो गया? 2। तो एन बोलो 50, पाई रेडियस बोलो 2 सेंटीमीटर, तो -2, चेंज 4 - 2 टाइम 3.14। अब देखो होशियार है वो, पाई से पाई कैंसिल है। ये कहलाती हैं लविंग कैलकुलेशंस। लविंग कैलकुलेशंस कौन होती हैं? जिसमें ऊपर नीचे पूरा कट जाता है, सॉल्व हो जाता है, इन्हें कहा जाता है बच्चे लविंग कैलकुलेशंस। एक नॉन लविंग कैलकुलेशन भी होती हैं जो आपको परेशान करती हैं, पर मजे की बात है नॉन लविंग जल्दी सॉल्व होती हैं, क्योंकि उसमें क्या लेना पड़ता है? अप्रोक्सीमेशन। ये लविंग कैलकुलेशन का एग्जाम्पल है। कौन होती है लविंग कैलकुलेशन? जिसमें ऊपर नीचे सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती। कौन सा आंसर? सेकेंड। आ रहा है क्या भाई? बहुत आसान है, पूरा टॉपिक ही आसान है, कहीं दिक्कत ही नहीं है। अगला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी लिखे, मैं जा रहा हूं, फटाफट लिखें। मुझे कोई नहीं कहेगा, फटाफट लिखें। हाँ, 5वां। फटाफट लिखें, फालतू मजे नहीं लें टीचर के। हाँ, जल्दी से लिखें। कल मैग्नेट की मॉड्यूल लेकर आएंगे, एक्सरसाइज 3 करके लाएंगे। मुझे उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन ही बताने हैं, और एक कोई करेक्शन है उसमें से वो भी बताना है। तो कल एक्सरसाइज 3 जिसमें पी वाई क्यू है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन अटके हुए हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। और लेकर आइएगा मॉड्यूल, सभी करिएगा। इसका होमवर्क 5 दिन बाद लाएंगे। जब तक हम चाहते हैं 5 दिन तक मैग्नेट के पीछे पढ़कर मैग्नेट हो जाए। जिन्होंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं, शॉर्ट नोट बना लें।
पूरी बाद में 8 रजिस्टर रिवाइज नहीं होंगे। 8 रजिस्टर बढ़ जाते हैं फिजिक्स में, सारे नहीं रिवाइज होंगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स को प्राथमिकता दें। खुद के शॉर्ट नोट्स ही काम में आएंगे, मेरे बनाए हुए काम में नहीं आएंगे। अब देखो 90 डिग्री आ गया, तो बताइए 2 NBA या केवल NBA? NBA। 180 डिग्री होता तो 2 है। नीट में आया हुआ है, 2019 का सवाल, नीट का क्वेश्चन है। तो याद करो 90 डिग्री पे घुमाना, अभी पढ़ा था। 90 डिग्री पे घुमाना ऐसा लिख लो, अभी पढ़ा था, ताकि पीछे से रेफर हो जाएगा। अब बताइए डायरेक्ट ई का फॉर्मूला क्या आएगा? एन बी ए बाय डेल टी, खत्म। क्योंकि ये पॉपुलर प्रोफाइल है, इनको शॉर्ट नोट्स में ले जाके समय बचता है। अगर बच्चे ये 180 डिग्री होता, अगर ये 180 डिग्री होता तो यहां आता 2 NBA, पर प्रश्न में 180 डिग्री नहीं है, केवल 90 डिग्री पर घुमाया है, तो आंसर में 2 NBA नहीं आएगा, केवल और केवल NBA लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन? अब तो कर लो, वैल्यू रखनी है, कुछ मत करो तुम। बस सर, मैं सर देख रहा हूं सर, अच्छा लग रहा है सर, बस सर देख रहा हूं सर। एन, एन 800, बी 5 इंटू 10⁻⁵, एरिया, एरिया भी सीधा दे रखा है 0.05, टाइम पॉइंट। लविंग कैलकुलेशन है, पूरा सॉल्व हो रहा है। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10, ये पॉइंट हटेगा तो 100। एक दिन ये सिखाऊंगा, पॉइंट वाले भी बड़े परेशान होते रहते हैं, एक दिन यही पढ़ाऊंगा, अलग से कोई पैसा नहीं, केवल एक दिन, पूरे दिन यही कैलकुलेशन, 8वीं 9वीं 10वीं, गुणा भाग, फ्रैक्शन, एलसीएम, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, बहुत बहुत दुख है, करें क्या? पर इसलिए सब सिखा देंगे, आप परेशान मत होना। कितना आंसर? फर्स्ट आ रहा है क्या? पक्का? नीट में आया हुआ स्टार लगा लेना भाई। चलो कल करें, कल करें। कल कराऊंगा ज्यादा। धन्यवाद।